हेलो टू ऑल। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और टॉपिक जो कि आवर्तबीजी पादपों के पुष्प के मादा जननांग से संबंधित है। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, जिसे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओके, गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है? गुरु बीजाणु का जनन का मतलब है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, मीन्स एमएमसी, वर्ड कौन सा याद रखना है? एमएमसी या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। आपने पहले भी एक एमएमसी पढ़ी थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, बट यहां पर क्या है सुनिए कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसकी प्लॉइडी जो होती है वो 2n होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? एमएमसी कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, से गुरु बीजाणु के निर्माण या विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब देखो क्या होता है इसमें, कैसे ये एमएमसी सबसे पहले कैसे बनती है और इस एमएमसी से कैसे गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने बीजांड की संरचना पढ़ी थी। बीजांड क्या है? गुरु बीजाणु धानी है। ठीक, उसके अंदर एक संरचना थी जिसे न्यूसेलस या बीजांड काय कहते हैं। ओके, तो आपने अगर थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं, ये मैंने बीजांड बनाया, ठीक है, और इस बीजांड के अंदर इंटेग्यूमेंट के नीचे, इंटेग्यूमेंट मतलब अध्यावरण जो होता है, उस अध्यावरण के नीचे, अध्यावरण आ गया, अध्यावरण के नीचे का एरिया, और ये आपका क्या है? ये गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब भ्रूणकोश है। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर एक ये इस तरह से एक वॉल होगी, चारों तरफ एक वॉल होगी ऐसे। इसके अंदर यहाँ पर एक मृदुऊतक कोशिका मतलब पैरेनकाइमेटस सेल जो होती हैं, मृदुऊतक कोशिकाओं का एक समूह होता है ना, और ये हमारा वही एंड क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो सैक, राइट। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये क्या है? ये है बीजांड काय, न्यूसेलस। क्या है ये? न्यूसेलस। ठीक, इस न्यूसेलस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। न्यूसेलस की ये बाहर क्या है? ये एपिडर्मिस होगी। क्या होगी? एपिडर्मिस, अधिचर्म, और इसके नीचे की जो कोशिकाएं होंगी, इसके नीचे वाली कोशिका को क्या कहेंगे? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो, नीचे, और डर्मिस का मतलब क्या है? त्वचा, चर्म, राइट। समझिए बात को। गुरु बीजाणु जनन कहां से शुरू होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से शुरू होता है, मेगास्पोर मदर सेल से स्टार्ट होता है। सो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर या गुरु बीजाणु के विकास या परिवर्धन की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। और ये कहां से शुरू होता है? सर्वप्रथम बीजांड काय की क्या? हाइपोडर्मिस, अधश्चर्म, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अधश्चर्म, हाइपोडर्मिस की कोई एक कोशिका क्या करती है? पोषण इकट्ठा करके
जीव द्रव्य को सघन बनाकर अपने केंद्रक को बड़ा करके आकार में बड़ी एवं स्पष्ट हो जाती है। राइट, सो मैं इसको हटा देता हूं। क्लियर है, आपके समझ में आ गया कि यहां पर ये बीजांडकाय है और बीजांडकाय की जो हाइपोडर्मिस है उस हाइपोडर्मिस की कोई एक कोशिका क्या करेगी, हाइपोडर्मिस की एक कोशिका क्या करेगी, यस, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का विकास करेगी। ठीक, देखिए, तो सर्वप्रथम बीजांडकाय न्यूसेलस बीजांडकाय की हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस की कोई एक कोशिका जीव द्रव्य, सघन जीव द्रव्य या जीव द्रव्य को सघन व अपने केंद्रक को बड़ा करती है, जिससे यह कोशिका बड़ी व स्पष्ट दिखाई देने लगती है, जिससे अब जब दिखाई देने लगेगी स्पष्ट, तो अब उस कोशिका का नाम, जिसे प्रपसु कोशिका, जिसे अब प्रपसु कोशिका या इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल है ना, प्रपसु कोशिका कहते हैं। अब उस सेल को क्या कहेंगे, प्रपसु कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल कहेंगे। राइट, समझ में आया आपको ये? अब क्या होगा, प्रपसु कोशिका तैयार है आपकी, सो हम इसको एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं। तो आपके पास में आपने इमेजिन किया कि हमारे पास में ये क्या आ गई, एक प्रपसु कोशिका आ गई, जिसका जीव द्रव्य जो है वो सघन हो गया है ना, और साथ ही साथ इसकी जीव द्रव्य भी डेंस हो गया, केंद्रक भी बड़ा हो गया और कोशिका बड़ी हो गई, स्पष्ट हो गई। हाँ, इसके अंदर बहुत सारी रिक्तिकाएं होती हैं, छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, केंद्रक स्पष्ट है इसका, तो इसका नाम है प्रपसु कोशिका, जिसे आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, इसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ठीक, और ये क्या, इसके अंदर ये क्या बना है, इसका साइटोप्लाज्म है। आप देखेंगे इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इस तरह से कुछ छोटी छोटी क्या होती हैं, ये वैक्यूल्स हैं इसकी। राइट, ये क्या है, इसकी रिक्तिकाएं। ये इसकी रिक्तिकाएं हैं। ठीक है, अब एक बात और, ये प्रपसु कोशिका जो होती है, इस प्रपसु कोशिका की जो प्लॉइडी होती है, या हम जिसे आपको पता है कि हमने जब भ्रूण कोश की संरचना देखी थी लास्ट क्लास में या प्रीवियस क्लास के अंदर, तो क्या देखा था आपने कि भ्रूण कोश में बीजांडकाय जो होता है, ये न्यूसेलस जो होता है, उसकी कोशिकाओं की गुणिता या जो प्लॉइडी है वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है, 2n होती है।
सो आपके सामने ये प्रपसु कोशिका है और इस प्रपसु कोशिका की प्लॉइडी कैसी है, 2n है, मींस द्विगुणित है। अब क्या होगा इसके अंदर, इस कोशिका के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले एक विभाजन होगा, एक परिणत विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा, परिणत विभाजन। देखिए जब कोशिका में परिणत विभाजन होगा तो ये कोशिका 2 भागों में बढ़ जाएगी। कितने भागों में, 2 भागों में। ये कोशिका बाहर की तरफ कोशिका है और ये कोशिका अंदर की तरफ कोशिका है। एक कोशिका बाहर की तरफ है और एक कोशिका अंदर की तरफ है, राइट। बाहर वाली कोशिका जो होती है बाहर की तरफ, उसको कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। आपने ऐसा नाम पहले भी पढ़ा है आपने, इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल। और जो नीचे वाली कोशिका होती है उसे कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। ठीक है, ये 2 कोशिकाएं हैं। एक कोशिका तो क्या है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, राइट। सो प्रपसु कोशिका में पहला विभाजन हुआ, कैसा विभाजन हुआ, परिणत, परिणत विभाजन। समझना आप, परिणत विभाजन होता है, ठीक है। और इस परिणत विभाजन के कारण ये कोशिका 2 कोशिकाओं बढ़ जाती है। बाहर वाली कोशिका जो होती है, मैं इधर की तरफ यहां लिख देता हूं, बाहर की तरफ जो कोशिका है ना, और ये भीतर की तरफ कोशिका होती है। ये आउटसाइड में है सेल और ये इनसाइड में सेल है। सो इस सेल को क्या कह दिया, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ओके, अब देखिए जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका में हो सकता है ये अविभेदित रहे, या हो सकता है इसमें बारंबार बार बार विभाजन हो और उस विभाजन से क्या होगा, भित्ति का निर्माण होता है। या तो अविभेदित रहती है अथवा हो सकता है इसमें बारंबार विभाजन होता है और जिससे क्या होता है, भित्ति का निर्माण होता है। लेकिन जो भीतर वाली कोशिका होती है, भीतर वाली कोशिका, इस भीतर वाली कोशिका में विभाजन नहीं होता। मतलब ये हुआ कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में विभाजन नहीं होता। तो मैं ये बात मेंशन कर देता हूं यहां पर, ये इधर देखिए इसको, प्राथमिक, इसमें प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में तो बीजाणुजन कोशिका में विभाजन नहीं, विभेदित नहीं होती, विभाजित नहीं होता, विभाजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता। बीजाणुजन कोशिका में विभाजन नहीं होता। जब विभाजन नहीं होगा तो आगे जाके फिर क्या होगा इसका, ये बीजाणुजन कोशिका, ये बीजाणुजन कोशिका क्या कहेंगे इसको हम, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मीन्स MMC, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करेगी, जिसकी प्लॉइडी कैसी होगी, 2n। इसका मतलब ये हो गया कि ये परिणत विभाजन कैसा विभाजन है, समसूत्री विभाजन है। एक माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस हो रहा है इसमें, तो समसूत्री विभाजन है परिणत विभाजन। परिणत विभाजन को हम पेरिक्लाइनल, पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन, जो ट्रांसवर्स होता है, क्षैतिज विभाजन होता है कोशिका का, राइट। सो क्या हुआ, बीजाणुजन कोशिका जो है उसमें कोई विभाजन नहीं होता, अविभेदित रहती है, अविभाजित रहती है और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह
कार्य करती है। आपके राइट समझ में आ रहा है ये बात? अब आगे जाके क्या होगा? अब ऊपर वाली कोशिका में तो विभाजन नहीं होगा। आपने क्या देखा, इस वाली कोशिका में तो विभाजन, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली कोशिका में तो विभाजन नहीं होगा। और इसकी मैंने कहा ये तो भित्ति निर्माण करेगी। नाम क्या है इसका? भित्ति कोशिका। तो भित्ति कोशिका क्या करती है? भित्ति का निर्माण करती है। तो विभाजित भी हो सकती है और विभाजित नहीं भी हो सकती है। बारंबार विभाजित हो जाएगी तो क्या करेगी? भित्ति का निर्माण कर देगी और हो सकता है ना बने, एक वॉल के रूप में ही रहती है। राइट। अब देखिए आगे, ये क्या है? ये किस तरह से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हमको प्राप्त हुई, ये वो क्रिया है। ठीक। अब आगे क्या होगा? अब हमारे पास में जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, इस कोशिका के अंदर हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये कौन है? एमएमसी, जिसकी प्लॉइडी 2n है, ये एमएमसी है। ठीक है। अब एमएमसी के अंदर पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा। पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, है ना? अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा? 2 कोशिकाएं बनेगी। ये देखो, पहले विभाजन हो गया, 2 कोशिकाएं बन गई। और इसके बाद में ये फर्स्ट है, और इसके बाद में दूसरा विभाजन होगा, वो भी ऐसे ही होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। इन दोनों कोशिकाओं में दूसरा विभाजन होगा। तो ये 2 कोशिकाएं ऊपर, आप समझ रहे होंगे इस चीज को। पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ एमएमसी में। एमएमसी कौन है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल। पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बन गई। ठीक है, 2 सेल स्टेज आ गई। सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री सेकंड होता है। अर्धसूत्री सेकंड क्षैतिज प्रकार का होता है, इसलिए ये चारों जो संरचना है, ये इसमें चारों बीजाणु जो बनेंगे वो एक रेखीय चतुष्क के रूप में, तो मैंने यहां लिख दिया एक रेखीय चतुष्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक रेखीय चतुष्क बन जाएगा। सारे बीजाणु क्या हैं? एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। राइट, समझ गया आप बात को? कैसे? एक ही क्रम में रहते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्या होगा? निभाग के सिरे की ओर, निभागीय सिरे की ओर जो गुरु बीजाणु रहेगा, ये क्या है? रेखीय चतुष्क है। किसका? गुरु बीजाणु का। ये गुरु बीजाणु है, ये गुरु बीजाणु का रेखीय चतुष्क है ना? तो आपके ये क्या हो गए चारों? ये हो गए मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। राइट, मतलब 4 गुरु बीजाणु बन गए रेखीय चतुष्क के रूप में, मतलब ये लीनियर फॉर्म में अरेंज हैं। अब इनमें से निभाग सिरे की तरफ, निभागीय सिरे की तरफ, नीचे की तरफ, आप जानते हैं, आप इमेजिन करके देखें कि जो एनाट्रोपस प्रकार का या आप देखें ऑर्थोट्रोपस प्रकार का जो बीजांड होता है, क्या कि नीचे वाला जो निभागीय सिरे की तरफ जो गुरु बीजाणु होता है वो तो विकसित रहता है, और बाकी जो गुरु बीजाणु होते हैं वो अपहाशित हो जाते हैं। बाकी शेष जो होते हैं वो अपहाशित हो जाते हैं। तो अपहाशित गुरु बीजाणुओं को मैं कुछ इस तरह से दर्शा रहा हूं, आप देख सकते हैं। शेष तीनों गुरु बीजाणु इस तरह से रहते हैं, और ये जो गुरु बीजाणु हैं ये क्रियाशील, ये कैसा है? क्रियाशील फंक्शनल गुरु बीजाणु है, मेगा स्पोर है। ये एक क्रियाशील या जिसे फंक्शनल मेगा स्पोर कह सकते हैं, ये एक फंक्शनल मेगा स्पोर है। राइट, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो ये बनेंगे और इसकी प्लॉइडी कैसी हो जाएगी, इसकी गुणिता कैसी होगी? n होगी। और शेष ये तीनों जो दिख रहे हैं आपको, शेष जो तीनों आपको दिख रहे हैं ये कैसे हैं? अपहाशित,
अपहाशित गुरु बीजाणु हैं, ये अपहाशित गुरु बीजाणु हुए। राइट, समझ में आ रहा है आपके, है ना। अब क्या होगा, ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, एक ही गुरु बीजाणु केवल आगे मादा युग्मकोद्भिद के विकास में भाग लेगा। शेष तीनों गुरु बीजाणु जो अपहाशित हो गए हैं, ये इस क्रियाशील गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इस प्रकार गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का भविष्य, मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का जो पास्ट क्या था वो आपके सामने ये है, और उसका भविष्य क्या है वो ये है। और इस क्रिया को, ये जो आपको मैकेनिज्म दिख रही है, इस क्रिया को आप क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मीन्स इसे आप गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? एक बार अच्छे से देखें फिर से आप, क्या हो रहा था। बहुत इजी प्रोसेस है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, समझाइए। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, बॉटनी को अच्छे से पढ़ने का एकमात्र तरीका यही है कि आप बॉटनी को डायग्रामेटिकली समझें, और जो डायग्राम्स जो आपको कह रहे हैं उसको, जो डायग्राम आपको कह रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं, ये आप उसको अपनी भाषा के रूप में लिख दें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। स्पेशली थ्योरी स्टूडेंट्स के लिए आप ध्यान दें इस बात को। तो अब देखो, एक बार फिर से देख लें आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है? इसमें बीजांड जो होता है, बीजांड की जो बीजांड काय है, न्यूसेलस जो है, उस न्यूसेलस की कोई हाइपोडर्मल सेल क्या करती है? अपने अंदर जीवद्रव्य को सघन करती है, अपने केंद्रक को बड़ा करती है, और सभी कोशिकाओं में स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक है, और उस स्पष्ट दिखाई देने वाली कोशिका को, बड़ी कोशिका को हम प्रपसु कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। यहां से स्टार्ट किया था बनने, जिसकी प्लॉइडी 2n होती है। इसके अंदर एक परिणत विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। बाहर की तरफ जो कोशिका होती है उसे हम पैराइटल सेल कहते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, और जो अंदर की तरफ कोशिका जो होती है उसे हम बीजाणुजन कोशिका या हम स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। पैराइटल सेल में जरूरी नहीं है बारंबार विभाजन भी हो सकते हैं, बार बार विभाजन होंगे जिससे भित्ति का निर्माण होगा, और हो सकता है इसमें कोई विभाजन ही ना हो, ठीक, अविभाजित रहती हो। लेकिन जो बीजाणुजन कोशिका है, इसी के द्वारा ये जो विभाजन तो इसमें नहीं होगा, इसमें विभाजन नहीं होगा, लेकिन ये किसका काम करेगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करेगी। इधर आ जाइए। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां से स्टार्ट होता है एक्चुअल मेगास्पोरोजेनेसिस, यहां से शुरू हो रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस। ये तक, यहां तक तो आपको भविष्य बताया, वो सॉरी इसका पास्ट बताया कि इसका पास्ट क्या था मेगास्पोर मदर सेल का, कहां से आई ये मेगास्पोर मदर सेल। यहां पर आपने देखा कि जो एमएमसी है, ये एमएमसी है, 2n उसकी प्लॉइडी है, उसमें फर्स्ट मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोसिस से 2 सेल बनती हैं, साथ ही साथ में सेकंड मियोसिस होता है, 4 सेल बनती हैं, चारों सेल लीनियरली अरेंज रहती हैं, और इस तरह से एक टेट्राड बनता है। उस टेट्राड को हम लीनियर टेट्राड या रेखीय चतुष्क कहते हैं। गुरु बीजाणुओं का लीनियर टेट्राड या रेखीय चतुष्क। इस रेखीय चतुष्क में से निभाग की ओर नीचे वाली जो कोशिका होती है, नीचे वाला गुरु बीजाणु होता है, वह केवल फंक्शनल रहता है, वह केवल फंक्शनल रहता है। शेष जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? शेष अपहाशित हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, अपहाशित हो जाते हैं। और ये अपहाशित गुरु बीजाणु किस काम में हेल्प करते हैं? ये जो क्रियाशील या फंक्शनल गुरु बीजाणु हैं उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस तरह से एक क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और ये संपूर्ण क्रिया, ये कंप्लीट प्रोसेस जो है मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन के नाम से जाना जाता है। ओके।